बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये आज अक्टूबर की 1 तारीख मंगल के दिन मेरा आपसे पहला इंटरेक्शन है और अहम तरीन खबरें हैं। इन तमाम मामलात की बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नज़र ये आ रहा है कि सूरत हाल, ये सेटअप जिस जानिब लेकर बढ़ रहा है वो सूरत हाल है कि जो नहीं पैदा होनी चाहिए लेकिन अब पैदा होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे। उस गुफ्तगू से हमारे लिए क्या सामने आ रहा है, एक दो इनसाइडर्स दीगर जमातों के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने सफारा हैं, उनसे क्या मालूम हुआ है, इसकी भी बात करेंगे। मैं आपके सामने तमाम चीज़ें रखूंगा, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के नंबर 1 बनने की बात। बहुत काबिल फ़ख्र सूरत हाल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान नंबर 1 बना है। ये डाटा है, हमारे सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स हैं 2024 के, उसके हवाले से नेट माइग्रेशन साल 2023 की, इसको कंपाइल किया गया है एक प्रोजेक्ट में अगस्त में, और ये नंबर साल 2023 का इसके मुताबिक पाकिस्तानी, और अब ये नंबर जब अगले बरस आएगा तो बहुत बड़ा नंबर होगा, पाकिस्तानी 16 लाख की तादाद में 1.6 मिलियन मुल्क से हालात के हाथों मजबूर होकर हिजरत पर मजबूर हुए निकले। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के बाद इस लिस्ट में नाम है सूडान का। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि हम कहां खड़े हैं। तीसरे नंबर पर नाम है इस लिस्ट में इंडिया का, और वो भी मिलियन के आसपास है, मिलियन से कुछ 21 लाख कम इंडिया है। 1.4 मिलियन पर दूसरे नंबर पर सूडान है। हम 1.6 मिलियन पर टॉप कर रहे हैं बड़े मार्जिन के साथ दीगर ममालिक के मुकाबले में। तो यहां हम नंबर 1 पर पहुंचे हैं। ये हमारी सूरत हाल है और खौफनाक है, लेकिन बहरहाल हमने कहीं तो टॉप किया है, ये कहकर इसको मुस्बत रिपोर्टिंग का नाम दिया जा रहा है। आगे बढ़े और सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू और जो मुझे इनसाइडर से मालूम हुआ, उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कुछ तकारीर हुई। गुज़श्ता दिनों में जितनी भी तकारीर हुई, उन तकारीर में हमने एक चीज़ देखी कि गम गुस्सा और एहतजाज शदीद है, बहुत शदीद है। और जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से नफरत का इजहार किया जा रहा है, उसका जवाब भी दिया जा रहा है। जितनी शदीद नफरत का इजहार किया गया है एक जमात से, एक जमात के फॉलोअर्स से, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से, उसी तरह से फिर जवाब भी दिया गया है, उतना ही भरपूर जवाब है। मीना खान आफरीदी साहब ने तकरीर की और एक तकरीर और हुई जिसमें आईजी पंजाब की बात की गई। तो मीना खान आफरीदी साहब ने वजीर तालीम में मरियम नवाज साहिबा को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि जब हमारे लीडर पे, हमारे मुर्शिद पे, इमरान खान पे बात होगी, मोहतरमा बुशरा बीबी पे बात होगी, तो फिर हम उसके बाद जो उन्होंने तकरीर की वो मैं दोहराना भी नहीं चाहता। उन्होंने जो बातें की हैं वो खुद अब मुस्लिम लीग नून में मौजूद और पहले मुस्लिम लीग नून से बाहर लोग ये बातें कर चुके हैं। घटिया बातें हैं, नहीं की जानी चाहिए, लेकिन कर चुके हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में। मैं इनकी डिटेल में जाता ही नहीं हूं कि क्या बातें हैं मरियम नवाज के बारे में, लेकिन मीना खान आफरीदी साहब, आप एक भरपूर पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप जवाब दे सकते थे। नून लीग ने हमेशा ऐसी सियासत की है जो घटिया सियासत है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जहाज से फेक फहश तस्वीर गिराना, पंजाब असेंबली के बाहर खड़े हुए रिपोर्टर्स को एक्स गवर्नर की फैमिली की पूल में मौजूद फैमिली, अब पूल में कोई अबाया पहन के तो उतरेगा नहीं, पूल में मौजूद फैमिली की तस्वीर बांटना, ये मोटी सी कॉपी लेकर आना और सबको एक एक करके तस्वीर बांटना, ये भी हमने एक शख्सियत को करते हुए देखा। फिर उसके बाद हमने नून लीग के लोगों को जो मजीद करते हुए देखा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ असेंबली में। हमने नून लीग के लोगों को जो करते हुए देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ असेंबली में, यानी मुराद सईद के साथ जो किया गया, मुराद सईद की बहनों का जिक्र करते हुए, जो इमरान खान की मरहुमा वालदा का जिक्र करते हुए, लुच्चर तरीन तकारीर मुस्लिम लीग नून के लोगों ने की और खुद मियां नवाज शरीफ ने की है। कहां से आ गई है ये औरत, हमारी अखलाकियात तबाह कर रही है ये औरत। और जो बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर गिरा के कारनामा अंजाम दिया मियां नवाज शरीफ ने, मियां शहबाज शरीफ ने बुशरा बीबी के बारे में जो बातें की, जो खुद मरियम नवाज शरीफ ने बातें की, जो अज़मा बुखारी ने और बाकी लोगों ने की हैं, और जो इन्होंने जमायमा के घर के बाहर कुछ
बुढ़े नून लीगी भेज के घटिया तरीन डांस करवा की हरकतें की थी। तो आप उन तकारीर का हवाला दे दें तो मुस्लिम लीग नून को वहां जवाब देने के लिए आपकी वो तकारीर काफी थी। आपने जो मरियम नवाज पे बात की है वो बात करना आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन नामुनासिब है। तो आपके पास बहुत मौका था। हमारे यहाँ सहाफत में, सियासत में और उसके अलावा टेलीविजन पर आकर तज्जिया कारी करने वालों में और गैर सियासी ताकतों के कहने पर ही, मुस्लिम लीग नून के लोगों के कहने पर और गैर सियासी ताकतों के लोगों के कहने पर, जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छुड़वाए गए उनसे फौरन कहलवाया गया ना, बुशरा बीबी कर रही थी, बुशरा बीबी पीछे थी। वो एक 5 फुट 3 इंच का सहाफी लाहौर में, और वो खुद को बड़ा अमीर कबीर भी कहता है, थप्पड़ छप्पड़ भी खा चुका है। उस सहाफी की बात हो या ऐसे सहाफी जो सरकारी नौकरी के हुसूल के लिए किसी की बेलिबासी की झूठी दास्तानें सुनाते हुए अपने कपड़े उतार चुके हों, उन सहाफियों की बात कर लीजिए। या ऐसे लिखने वाले जिन्होंने न जाने क्या क्या ज़िबा कर डाला, और ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिन्होंने वो बातें की हैं कि जो वो अपनी मां के सामने ना दोहरा पाए। तो आप इन लोगों की तकारीर बेनकाब कर दें, इन लोगों का किरदार बेनकाब कर दें तो ठीक है। आपको खुद को इनके लेवल पर गिराने की जरूरत नहीं है, मरियम नवाज के बारे में ये बातें करने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए था। अब इसके बाद आ जाइए सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू की जानिब। सलमान अकरम राजा साहब काशिफ अब्बासी साहब के सामने मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू में साफ तौर पर नजर आ रहा था, इतने बड़े वकील की गुफ्तगू में, कि वो ये देख रहे हैं कि काजी फैजी साहब 63 लगाने जा रहे हैं केस, और ये बेंच बनाने का काम, बाकी तमाम चीजें, रूल्स वगैरह एक तरफ रख के कर देंगे। ये इलेक्शन कमीशन जो ट्राइब्यूनल वाला मामला है, रिटायर्ड जजेस वाला, उसमें भी हमने देख लिया, तो काजी साहब ये भी कर देंगे। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे कि हमें इंसाफ मिलता हुआ इस पूरे सिस्टम में नजर नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कुछ इनके साथ ये करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, लोग खड़े हो गए पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ। तो अब ये लोग मजीद जबरदस्ती करते हुए ये करने जा रहे हैं और ये हो जाएगा। सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू से भी मैंने ये अंदाजा लगाया कि उन्हें भी नजर आ रहा है कि ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फैसला सड़कों पर होगा। फैसला सड़कों पर होगा तो क्या ये लोग लोगों से लड़ लेंगे? क्या फैसला सड़कों पर होगा? और फजलुर रहमान भी जब ये देखेंगे कि ये उनको साइड पे करके, उनको धोखा देके ये तरामीम ले आए हैं, और अगर वो भी सड़कों पर आ गए तो क्या ये लोग लड़ लेंगे? क्या ये धरना कंट्रोल कर लेंगे? क्या ये लॉन्ग मार्च कंट्रोल कर लेंगे? क्या ये ऐसी सूरत हाल जो अब इन्होंने खुद पैदा कर दी एक जमात को खत्म करने के लिए, उसको कंट्रोल कर लेंगे? जाहिर है कि इन्हें दीगर ताकतों को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा। क्या वो दीगर ताकतें ये सब कर लेंगी? मेरा ख्याल है कि ये नहीं हो सकता। लोगों से हुकूमत नहीं जीत सकती, शहरियों से हुकूमत नहीं जीत सकती, शहरियों से रियासत नहीं जीत सकती। शहरी सबसे बड़ी ताकत होते हैं, शहरी रियासत से बड़ी ताकत होते हैं। हमारे यहाँ ऐसे चापलूस, ऐसे फजूल, वाहियात, फहशगो सियासतदान, तज्जियाकार मौजूद हैं। और मैं फहशगोई की बात करते हुए जिस्मानी उरियानियत की बात नहीं कर रहा। वो अपना आप, अपनी जहनी हालत, अपनी सहाफत की हालत, सब कुछ उरियां कर चुके, इसलिए मैं उनकी गुफ्तगू को फहश कह रहा हूं। तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको ये बताएंगे कि इस मुल्क में कबूलियत भी चाहिए, यानी फिर आपकी सहाफत 4-4, 5-5 अशरों की फिटे मुंह सहाफत के। देखिए, कबूलियत तो सबसे ज्यादा चाहिए, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो कोई इदारा हो, हर एक को चाहिए सबसे ज्यादा कबूलियत अवाम की, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अवाम होते हैं। तो ये जो तमाम लोग आपको चूरन बेचते हुए नजर आते हैं, ये लोग भी फारिग होंगे, क्योंकि अवाम से नहीं जीता जा सकता। एक बात ये याद रखनी चाहिए, ये तरामीम किसके लिए? क्या ये तरामीम आटा सस्ता कर देंगी? क्या ये तरामीम पेट्रोल सस्ता कर देंगी? क्या ये तरामीम डॉलर सस्ता कर देंगी? क्या ये तरामीम गरीब के घर का चूल्हा जला देंगी, उसके घर की बिजली सस्ती कर देंगी? क्या किया इन लोगों ने? खामोशी से मजीद पैसे बांटे आईपीपीज में, जहांगीर तरीन को पैसे, हमजा शहबाज को पैसे, सुलेमान शहबाज को पैसे, अपने दोस्तों को पैसे, यही किया इन लोगों ने। तो ये गन्ना जलाकर, और गन्ना भी नहीं, गन्ने का फोक जलाकर सोना कमाने वाले सियासतदान मजीद कमाकर बैठ गए। मुसीबत किसकी आई है? मुसीबत आई है एक आम आदमी पर, एक आम पाकिस्तानी पर। तो वो आम पाकिस्तानी इनसे बदला लेगा, ऐसे छोड़ेगा नहीं इनको। तो बहुत मुश्किल है।
یہ ترامیم جو بھی کرنے جا رہے ہیں یہ اپنے سیاسی وجود کے لیے ہیں جسے لوگوں نے مسترد کر دیا ہے، اور عمران خان اور اس کی جماعت کے خاتمے کے لیے ہیں، اور اس میں ان کو جو سہولت اور ساتھ میسر ہے اس ساتھ کے ہوتے ہوئے یہ کچھ وقت کے لیے کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن مسلم لیگ قاف سے برا حال ہوگا ایسے لوگوں کا، ایسے لوگوں کا حال ANP سے برا ہوگا، ایسے لوگوں کا حال MQM پاکستان سے برا ہوگا، اور یہ بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس میں ہمارے سامنے سب کچھ ہوگا۔ تو ایک یہ حقیقت ہے، ان حالات میں ایک لوٹا پیدا ہوا ہے، چودھری عثمان نام اس لوٹے کا، N142، یہاں یہ لوٹا پیدا ہوا ہے، اور اب اس کے اپنے چچا، اس کی فیملی کے لوگ، حلقے کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جا کر مل گیا۔ 1,07,492 غالباً ووٹ اس نے لیے تھے 2024 کے الیکشن میں، اور اب یہ حلف لے چکا تھا قرآن پہ، دوسری جانب جا رہا ہے۔ تو اس لوٹے کا حساب ہوگا اور اس کے علاقے کے لوگ کریں گے، یہ بھی آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور اس طرح کی چیزیں کر کے پھر اس کے بعد یہ جو الیکشن ٹرائیبیونل کے معاملات، 63A کے معاملات ہیں، یہ سب کر آ کے ممکن ہے کہ آئینی ترمیم ہو جائے جس طرح سے یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں، ممکن ہے کہ ان کے اپنے لوگ بھی ادھر ادھر ہو جائیں، تو اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی گفتگو سے کہ یہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر جائیں گے، کر گزریں گے، اور یہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر میرا خیال ہے کہ جب لوگ صورتحال اپنے ہاتھ میں لیں گے، حالات اپنے ہاتھ میں لیں گے، تو پھر اس پورے سیٹ اپ کو، اس پوری رجیم کو لگ پتا جائے گا، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے استعفے کی بات دیکھیے، سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلی اور پھیلائی کچھ مسلم لیگ نون کے چاہنے والے ایکٹیوسٹ اور صحافیوں نے، اور اس کے بعد کچھ دیگر صحافیوں نے بھی یہ خبر دینا شروع کر دی کہ جسٹس بابر ستار صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں۔ جسٹس بابر ستار صاحب چھٹیوں سے واپس آئیں گے، ہمارے سامنے ہوں گے تو بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا، لیکن جسٹس بابر ستار صاحب کے استعفے کی خبر فیک ہے، یہ اندر سے بہت مستند ذرائع بتا رہے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا بھی نام لیا تھا بعض لوگوں نے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں، اور یہ جج صاحبان جو ہیں یہ چونکہ اس پورے سسٹم سے، ایجنسیز سے ٹکر لے چکے ہیں، تو یہ پیچھے ہٹنے والے اور حالات سے پریشان ہو کر میدان چھوڑ کر جانے والے جج صاحبان نہیں ہیں، تو یہ مقابلہ کریں گے، اور یہ تمام صورتحال اس لیے ہے، جج صاحبان کا مقابلہ کرنا اس لیے ہے، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا ڈٹ جانا اس لیے ہے، لیاقت چٹھا کا ڈٹ جانا اس لیے ہے، اس کے علاوہ سسٹم کے بہت سارے پرزوں کا سامنے آ کر ڈٹ جانا اس لیے ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کی طاقت کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، ڈیسائسو فیکٹر وہی ایک فیکٹر ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔